अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रिटिकल थिंकिंग है, एज़ यू ऑल नो। मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आई रियली वांट टू नो कि आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या सोचते हैं। What do you think as per your like angle of thinking कि आप लोगों का क्या perspective है regarding understanding of critical thinking। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि let me share the screen एक second। My screen is visible to everyone। Okay। So सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि why critical thinking is so important। मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड स्क्रीन इज़ विजिबल? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ज़रा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है और हमें उसके ऊपर कैसे उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग वी विल डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन टू कल्चर्स। इसके लिए सबसे पहले हम दो कल्चर्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेट करेंगे, फ़र्क देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको देखेंगे कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को किस पर्सपेक्टिव के तहत देखें और अंडरस्टैंड करें। और क्रिटिकल थिंकिंग का तकाजा भी यही है कि हमें उसको प्रॉपरली ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ज़रूरी है भी या नहीं, ये काम करती है या नहीं करती, या इसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो दो कल्चर हैं, जिन कल्चर्स की मैं बात कर रही हूँ, कि उसके दरमियान हमने फ़र्क देखना है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि पहला कल्चर जो था वो था एंशियंट ग्रीस का। ठीक है, ये एंशियंट ग्रीस का कल्चर था, यानी कि कदीम यूनान, जहाँ के लोग जो हैं वो इस बात को बहुत मानते थे कि पर्सनल एजेंसी और इंडिविजुअल लिबर्टी एक मतलब इट मेक सेंस, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत मानते थे वहाँ पर। लोगों को अपने इनफरादी हुकूक, इनफरादी पहचान और अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में वो लोग बहुत कंसर्न थे, और उसको उन्होंने उनको डिक्लेयर करना आता था कि हाँ ठीक है, हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर हमने काम करना है और हमने उसके बारे में सोचना है। हमारी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो बहुत अहम है, इसलिए वहाँ पर एक डिबेटिंग कल्चर भी उभरा। और क्रिटिकल थिंकिंग की जो हिस्ट्री है उसके अंदर सोक्रेटिक मेथड भी है। अगर आप लोगों को मालूम हो कि फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स, तो हम ये देख लेते हैं एक सेकेंड। ऑलराइट, जो सोक्रेटिक मेथड था वो क्या था कि सुकरात का बेसिकली तरीका सवालात करने का जो था वो उसकी बेसिस बेसिकली ये हैं कि हमें किस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए और उस चीज़ को प्रोवोक करना चाहिए लोगों के अंदर। जो कि इसकी हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर इसका आगाज़ होता है, जहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग जो आज तक इवॉल्व हुआ है। और इसमें क्या आता है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो चौराहों पर खड़े होकर, चौकों पर खड़े होकर बहस व मुबाहिसे करते थे और आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे चीज़ों को जो उनके आसपास हो रही होती थी।
आइडियाज़ के बारे में बात करते थे, अपने सोसाइटी को, अपने कल्चर को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी वीकनेसेस के ऊपर बात होती थी और उसके बारे में डिस्कस किया जाता था कि अच्छा अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है या गलत हो रही है तो वो क्यों हो रही है। उसके बारे में हम ऐसी क्या प्रैक्टिस अपने सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं या चेंज ला सकते हैं जो हमारे सोसाइटी के अंदर इस उभरती हुई बुराई को ख़त्म कर सके, या हमारे सोसाइटी के अंदर अगर कोई इश्यूज डेवलप हो रहे हैं तो उनको कैसे उनके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं। इसके लिए वो लोग बहस करते थे और आइडियाज़ के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से अपने अपने एंगल से बात की जाती थी। वहाँ पर बाहर से कुछ ट्रैवलर्स भी आते थे, क्योंकि ग्रीस जो है वो एक पोर्ट सिटी भी है। मतलब वहाँ के उसके जो सिटीज़ हैं वहाँ पे वो पोर्ट सिटीज़ हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रैवलर्स आते थे और वहाँ पे आके ट्रेड करते थे, ताजिर आते थे वहाँ पर और वहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश करते थे। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ भी वो लोग साथ लेकर आते थे और वहाँ पर बहस हुआ करती थी कि सच क्या है, झूठ क्या है, इंसाफ की क्या, जस्टिस हमने कैसे करना है, लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और लोग जो तर्ज ज़िंदगी जिन जो लोगों का है उसके ऊपर हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं या हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक स्टेट की जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे होनी चाहिए वो उसके बारे में बात करते थे। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर कोई प्रिजन से कोई जेल तोड़कर भाग गया है कोई कैदी, तो वो उसके बारे में बहस करते थे कि क्या इसके लिए अच्छा है या बुरा है, उसने ये काम अच्छा किया है भागकर या गलत किया है, ये उसके बेनिफिट में बात जाती है कि नहीं जाती। और उसके अलावा वो आउटर स्पेस में क्या है, ये तमाम आइडियाज़ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते थे एक दूसरे के साथ। और फिर क्या होता था जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट आइडियाज़ शेयर हो रहे होते हैं। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है हर चीज़, अपने अपने एंगल से, अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने वे ऑफ थिंकिंग से हर कोई सोच रहा होता है। तो क्या होता है कि एक सच निकल कर आता है और रियलिटी क्या है वो सामने आ जाती है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कशन की है और हमने चीज़ों को डिस्कस किया है तो हम इसी तरीके से सच को बाहर निकाल सकते हैं। जब दो आइडियाज़ कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, जब दो ऐसे नोशंस आपस में बहस करते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं या एक दूसरे से तजाद रखते हैं, या दोनों की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, मिलती जुलती नहीं होती, तो वो ग्रीक कल्चर लाइक वो आपस में जो है ना वो बहस भी करते हैं और उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो ग्रीक कल्चर के अंदर क्या था, वो एक जदीद मगरबी माशरे की बुनियाद बन गया था इसी वजह से कि वो लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड थे इस सेंस में कि चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, वो अगर सही बात कर रहा है तो उसकी बात सुनी जाएगी। ये कल्चर इन्होंने बनाया हुआ था अपने सोसाइटी के अंदर। और आज तक उसका मुकाबला अगर करवाया जाए तो हमारे कल्चर से अगर आप देखें कि हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है वो उस टाइम से लेकर अब तक हमारे कल्चर के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर्सनल एजेंसी हमारे कल्चर में कहीं भी नहीं है। इंडिविजुअल लिबर्टी हम किसी को देते नहीं है, ना हमें पसंद है। ठीक है, पर्सनल एजेंसी क्या होती है कि आपने सामने वाले की पर्सनल जो उसका उसकी वट एवर ही इज थिंकिंग, वट एवर ही इज लाइक द वे ही इज थिंकिंग टूवर्ड्स लाइफ, और वो प्रॉब्लम्स को कैसे देख रहा है, उनके सॉल्यूशंस के लिए वो क्या सोच रहा है, क्या फिगर आउट कर रहा है, ये सुना जाता था। वहाँ पे लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, इंडिविजुअल लिबर्टी को बड़ा प्रोवोक किया जाता था और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था कि अच्छा ठीक है, जो सोचने वाला बंदा है वो उसकी इज्जत है, उसकी उसकी रिस्पेक्ट है। मगर हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है वो शुरू से हमने जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि हम पर्सनल एजेंसी के ऊपर तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर भी बात नहीं होती, हार्मनी के ऊपर बात होती है। ये स्लाइड मिसिंग है, अदरवाइज ये मैं स्लाइड शेयर करती आपसे। हार्मनी के ऊपर हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है वो बात करता है। हार्मनी क्या होती है, हार्मनी होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम आहंगी, जो माशरे की हम आहंगी है हमने उसके साथ चलना है, चाहे हमारी कोई भी थिंकिंग है, हमारा कोई भी व्यू पॉइंट है, इट डजेंट मैटर। व्हाट द थिंग व्हाट मैटर्स, क्या चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली अहम है, वो ये है कि माशरा हमारा, माशरे के लोग किस टॉपिक के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर यकसा हैं।
उनका जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसके ऊपर एक है, यूनिटी के साथ वो एक ही कल्चर को, एक ही रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर के अंदर, यानी माशरे के साथ हम आहंगी हमारी होनी चाहिए। माशरे के साथ चलना एक हमारा वर्चू बन चुका है। माशरे से अलहदा चलना हमारा वर्चू नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक जापानीज कोट है कि एक दीवार पर जो कील ठुकी होती है, और सबसे ऊपर जो कील होती है, कीलें एक दीवार के ऊपर आप बहुत सारी कीलें ठोक देते हैं ना, तो सबसे ऊपर जो कील होती है वो सबसे अलहदा होती है, ठीक है? तो बाकी सब जो हैं वो नीचे एक साथ होती हैं, ठीक है? तो आप, अगर आपको वो कील दबानी है तो आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा और उसको दबाया जाएगा, क्योंकि वो ऊपर उठ गई है। इसलिए आप ये समझ लें कि ये एक एग्जाम्पल है हमारे ईस्टर्न माशरे की सोच को, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा माशरा जो है, जिसमें हम, जो भी इंसान मुख्तलिफ सोचता है उसके साथ हमेशा बुरा किया जाता है, उसको कंडेम किया जाता है। इसकी मिसाल आप हमारी फैमिली, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे कल्चर है हमारा, हम मुख्तलिफ अगर दावतों में जा रहे हैं या हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हम अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, ठीक है, और बड़े बात कर रहे हैं, और अगर हम जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी 20-30 साल के एज डिफरेंस के साथ की जो जनरेशन्स हैं, 3 जनरेशन्स फॉर इंस्टेंस एक साथ बैठी हुई हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं और यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं, तो हमारी इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि हम जाकर उनसे बात करें कि वो जो डिस्कस कर रहे हैं वो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, लेट्स सी दिस थिंग फ्रॉम एन अदर एंगल। हम ये कह सकते हैं, मगर सोच सकते हैं, मगर कहने की जरूरत नहीं करते, और जो कहने की जरूरत कर लेता है फिर उसको जिस बुरे तरीके से कंडेम किया जाता है, उसको बुरा भला कहा जाता है, ये आप सबके सामने मिसाल है। और आई थिंक हम सब में से हर कोई इस चीज़ को फेस भी कर रहा है, चाहे वो फैमिली साइड से हो, चाहे रिलेटिव साइड से हो, और चाहे हमारी सोसाइटी के साइड से हो। यानी हमारे माशरे में क्रिटिकल थिंकिंग को इसलिए अहम नहीं समझा गया क्योंकि हमारा पर्पस जो है ना वो हारमनी को क्रिएट करना है, हम आहंगी को क्रिएट करना है, माशरे के साथ चलना, उसकी सोच के साथ चलना, और उसको चैलेंज ना करना। ये ऐसे लोगों को हमारा माशरा जो है वो इज्जत भी देता है, और उनको सराहा भी जाता है, और वो एक तरह से मतलब समझें कि वो एक जैसी सोच रखने वाले लोग होते हैं जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। जो मुख्तलिफ सोच रखते हैं उन्हें बुरा भला भी कहा जाता है, उनकी ज़िंदगियां भी खतरे में पड़ जाती हैं, उनकी ज़िंदगियां मुश्किल हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख सकते हैं कि मगरबी माशरा आज कहाँ खड़ा है, और हमारा जो ईस्टर्न माशरा है, ईस्टर्न सोसाइटी है, वो कहाँ खड़ी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मगरबी माशरे ने बहुत फ़ायदा उठाया, और हमें किस चीज़ का नुकसान हुआ कि हमने क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, क्योंकि हम उसको समझते ही नहीं है। हमारे माशरे में किसी ने समझा ही नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग जैसी भी कोई चीज़ है। इस वजह से आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए हैं, और एजुकेशन एजुकेशन में भी बहुत पीछे हैं। अगर हम देखें कि इंडिया तक चांद पर पहुंच गए, मगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी से क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज़ हमें कुछ सालों पहले तक हमने भी नहीं सुनी थी। अब हमने सुन ली है, तो अब हम इसके बारे में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं शख्सी आज़ादी छीन लेना, जो हमारे माशरे ने हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हमारी ओरिजिनल, हमारी ज़ात इससे छीन लिए, ठीक है? तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी था, ये जानने से पहले कि व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। ये जानना ज़रूरी था कि हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग को जानना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल से काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी बेसिकली। अब अगर आप लोग चैट के ऊपर मुझे लिखकर बता दें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, आप लोग की नज़र में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है?
मेरी आवाज विजिबल है सबके लिए? Am I audible? I really want कि everyone can participate in this conversation. Please आप लोग मुझे ज़रूर बताएं what is critical thinking. I am waiting. आप लोग मैसेज के ऊपर मुझे लिखकर बताएं कि आप लोगों की नज़र में critical thinking क्या है. ओके, माजबीन इज सेइंग खुद सोचना, मुआशरे के पीछे नहीं जाना, राइट? एवरीवन, आई रियली वांट कि आप लोग यहाँ पर कमेंट करें. ओके, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव अबाउट एनी मैटर, क्वेश्चनिंग करना और इवैल्यूएट करना. परफेक्ट. ऑलराइट, एनीवन एल्स? Without being biased, reflecting on different aspects of a matter. ऑलमोस्ट आप सब लोगों की एक जैसी ही चीज़ें हैं जो आई होप आप लोगों को पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, बिकॉज ऑलमोस्ट आपकी जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो मिलते जुलते हैं. ठीक है, देखिए व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली क्या है हम देख लेते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी एबिलिटी है कि जिसके ज़रिए हम क्लियरली सोच सकें और बिल्कुल बायसनेस से खाली होकर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर, किसी की साइड के बगैर, किसी की साइड लिए बगैर, किसी को फेवर दिए बगैर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम सोच सकें कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा बिलीफ किस चीज़ के ऊपर है. It's about avoiding biases and assumptions and access information. It's an ability to think clearly and rationally about what to do or what to believe. All right? Thinking based on your originality, views, opinions, and judgments. So, critical thinking एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसी एबिलिटी है कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स ही से समझाने की कोशिश करती हूँ. बिकॉज अगर हम देयर आर सो मेनी वेज कि हम बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर रियल प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं टू अंडरस्टैंड. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हमने बचपन से जो इस्लामियत पढ़ी है, ठीक है, हमारे माइंड में बचपन में क्वेश्चंस आते थे मगर हमें शट अप कॉल मिल जाती थी तो हम चुप करके बैठ जाते थे. ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हमने सोचना हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, हमने सोचना छोड़ दिया. ठीक है, और जब इंसान सोचना छोड़ देता है तो क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग की वैसे ही डेथ हो जाती है. ठीक है, तो हम एक इंसान, उसको शटअप कॉल भी मिल रही है, वो सोचता जा रहा है, वो सोचता जा रहा है, एक सीधे रास्ते पर पूरा माशरा चल रहा है, मगर आप उस ट्रैक से हटकर सोच रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि ये चांद क्यों बना है, ये चांद कहाँ से आया, ये सूरज कहाँ से आया. कुरान, हमें कहा गया बचपन से कि कुरान पाक पढ़ लें, हमें कहा गया बचपन से कि नमाज पढ़ लें, हमें बचपन से ये कहा गया कि ये सारे रिचुअल्स हैं, ये हमें मुसलमान बनाते हैं. हमने उस पर बिलीव कर लिया. हमने कभी क्वेश्चन रेज नहीं किया कि क्यों, ऐसा क्यों है, हम क्यों हैं मुसलमान. हमने कोई लॉजिक ढूंढी, हमने उसका कोई वे आउट ढूंढा कि अच्छा ठीक है, हम अगर मुसलमान हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है. हम नमाज अगर पढ़ते हैं तो उस नमाज में पढ़े जाने वाले अल्फाज का मतलब क्या है. हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है. हम जो आयात बरक़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका मतलब क्या होता है. यानी क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी एबिलिटी है कि हम सोचना शुरू करते हैं. ठीक है, और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम हमारे मुख्तलिफ हमारे अंदर से पॉइंट ऑफ व्यूज निकल रहे होते हैं, हमारा आइडिया निकल रहा होता है, हमारी क्रिएटिविटी निकल रही होती है. ठीक है, और उसके बाद
हम पूरे सिनेरियो को देखते हैं, जायज़ा लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते। हमें अगर मैंने कोई इस्लामियत की बुक के अंदर कोई बात पढ़ी है, तो वो मुझे कैसे पता कि वो ऑथेंटिक है? उसके लिए मैं जाकर गूगल सर्च करूँगी, मैं यूट्यूब पर जाऊँगी, मैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाऊँगी, मैं डिफरेंट बुक्स को खंगालूँगी, डिफरेंट बुक्स को पढ़ूँगी। दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। आप क्रिटिकली सोचते हैं तभी आप वो बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे, unless you will get many evidences, unless you will get authentic books references, authentic ideas references, like for instance मुझे हिस्ट्री जानना है या मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिस्ट्री के अंदर मैं एक टॉपिक पढ़ रही हूँ बैटल्स का, ठीक है? और वो जो बैटल्स का टॉपिक है, वो उसके अंदर कुछ इस्लाम से रिलेटेड भी चीज़ें आ रही हैं, और मैं जब तक इस्लामिक हिस्ट्री को जाकर नहीं देखूंगी या मैं जाकर इस्लामियात को नहीं देखूंगी, वो मेरी हिस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। हमने क्या समझ लिया है? हमने समझ लिया है कि अगर मैंने इस्लामियात एमए किया है, मैंने साइकोलॉजी मास्टर्स किया है, मैंने इकोनॉमिक मास्टर्स किया है, मैंने एजुकेशन मास्टर्स किया है, मैंने सोशियोलॉजी मास्टर्स किया है, या मैंने बीकॉम किया है, या मैंने बिजनेस पढ़ा है, तो बस मुझे यहीं तक अपने आप को लिमिट कर देना चाहिए। मैंने जितनी मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि मैं बस यहीं तक मेरी एजुकेशन थी। अब आगे मुझे कमाना है, खाना है, जो भी करना है, अपनी लाइफ गुजारनी है। मगर मगर हम एजुकेशन को कभी भी लिमिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इस्लामियत पढ़ रही हूँ तो मुझे उर्दू भी पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, मुझे साइंस भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, फिलोसफी भी पढ़नी है। मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह, मैं नेचर को पूरी तरह नहीं जान सकती जब तक मैं तमाम एजुकेशन से रिलेट करके चीज़ों को इंटरकनेक्ट ना कर लूँ, मैं तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन गैदर ना कर लूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने बचपन से इस्लामियत अलग पढ़ी है, साइंस अलग पढ़ी है, मैथ्स अलग पढ़ी है। हम कहते हैं हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं, तो मैथ्स हमें नहीं पढ़नी। मगर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हम इनको अलग नहीं कर सकते, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने क्रिटिकली चीज़ों को सोचना है, अपनी जनरेशन्स को भी क्रिटिकली सोचने के काबिल बनाना है। इसी वजह से आज हम ये क्रिटिकल थिंकिंग की क्लास ले रहे हैं और दे रहे हैं। मैं खुद भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डिस्क्लेमर भी दे रही हूँ, मे बी मैं कहीं गलत हूँ, प्लीज़ यू कैन करेक्ट मी। तो हम सब अभी सीखने की स्टेज पर हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी, कम से कम मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करूंगी। कुछ साल पहले तक मैंने दूर दूर तक क्रिटिकल थिंकिंग का नाम सुना था, मगर आई डिडंट नो कि क्रिटिकल थिंकिंग किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि हमने अपने अंदर से उठने वाले सवालों को दबा दिया था। हमारे दिमागों में बहुत से क्वेश्चंस आते थे, मगर हमें ये सिखाया नहीं गया था, और हमने खुद भी शऊर में आने के बाद सोचने की कोशिश नहीं की। हम डम रहे। हमने खुद जायजा लेने की कोशिश नहीं की कि कहाँ पर कमी है, किस जगह पे कमी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम अपनी लाइफ को, प्रॉब्लम्स को, उनके हल को तलाश करना चाहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ में हमारे लिए काम आती है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर हम किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, हमारे साथ कोई इशू हो गया है, तो हमें क्रिटिकली चीज़ों को जब हम सोचना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम न्यूट्रल होकर, हमारे अंदर बायसनेस नहीं है। देखिए, क्रिटिकल थिंकर जो है वो कभी भी फेवरेटिज्म में या बायसनेस में नहीं इन्वॉल्व होता। क्रिटिकल थिंकिंग है ही इसी चीज़ का नाम, कि आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, फैक्ट्स एंड फिगर को देखकर न्यूट्रल होके उस चीज़ को एक तरह से उसको कंक्लूड करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, उसको सोचना है। अगर आप सोल्यूशन तलाश करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल चीज़ है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे आसान तरीका आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप अपनी जो, जहाँ भी आप
ने मेस्ड अप कर दिया चीज़ों को। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो आप सोचना शुरू करें वहां से कि ये प्रॉब्लम आई कैसे, उसका रूट तलाश करें। जब आप रूट तलाश करने से शुरू करेंगे ना क्रिटिकल थिंकिंग को, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आने लग जाएंगे। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे, जमा करेंगे, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को रियलाइज करेंगे। आपको वो सारी चीज़ें रियलाइज होंगी, कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ आप ने अपने रिलेशनशिप को कहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय किया। जी सना। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम। सुमेरा, आपने भी कहा, वैसे आप अच्छा लेक्चर दे रही हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, साथ साथ सुन रही हूँ, तो मैं आपको आंसर नहीं उस तरह दे पाई। आपने भी बात की कि प्रॉब्लम की रूट में जाते हैं वो, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगती, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए जिन लोगों को प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। फिर उन्होंने आई मीन के अगर हम चीज़ों को क्रिटिकली नहीं सोच रहे ना सना, तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जो इंसान सोचना शुरू करता है उसी को प्रॉब्लम प्रॉब्लम लग रही होती है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि फॉर इंस्टेंस जैसे मैं हूँ, मेरे अराउंड अगर कोई है, मेरा कोई रिलेटिव है या कोई भी है, और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो नहीं समझना चाह रहा है, या मैं अपनी मिसाल ले लेती हूँ कि अगर मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आया है, लेकिन मैं ये नहीं सोच रही कि ये प्रॉब्लम मेरी वजह से आया है या ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी एक्चुअली मैं यही सोच रही थी, ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करें कि, यानी कि अगर प्रॉब्लम पता होनी ही पहला स्टेप है, तो फिर तो क्वेश्चन डिजाइनिंग सबसे पहले हमें सीखनी चाहिए, उसके बाद ही आएगा ना स्टेप क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी सना, ये हमारी आज फर्स्ट क्लास है इंशाल्लाह। क्रिटिकल थिंकिंग के मैं 4 से 5 सेशन लेने का इरादा रखती हूँ इंशाल्लाह। स्किल्स वगैरह के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली क्वेश्चन डिज़ाइन होने चाहिए। इवन के प्रोबिंग, लाइक अगर हमने हमारे सराउंडिंग में अगर ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, और हम चाहते हैं कि इनडायरेक्ट वे में उनको रियलाइज़ करवाएं कि वो क्रिटिकली चीज़ों को थिंक करना शुरू करें, सोचना शुरू करें, और फिर जब वो सोचना शुरू करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उनको समझ में आने लगती है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ इंशाल्लाह। और क्रिटिकल थिंकिंग के बाद फिर हम क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मेरा प्लान यही है कि मैं 4 से 5 सेशन करूँ, और इसके अलावा हम इंटरेक्शन भी मैं चाहती हूँ कि हम सब करें, ताकि हमें पता हो कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर कैसे डेवलप हो सकती है। इसके ऊपर भी हमने बात करनी है कि क्रिटिकल थिंकिंग को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल स्किल्स हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इन फ्यूचर आने वाली क्लासेस में बात करेंगे इंशाल्लाह। और डेफिनेटली आपने ये अच्छी सजेशन दी है कि हम क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि प्रॉब्लम, अगर हमें प्रॉब्लम नहीं लग रही तो फिर हम क्या करें, तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग ये ऐसे ही हैं। आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो मैं सीख भी नहीं सकती। ठीक है, हमारी जो सीखने की एबिलिटी है वो रुक जाती है अगर हम हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है गलतियों को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली, आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो गई हों कि हमने सोचना कैसे है। और सोचने के लिए देखिए, ये जो मैंने अभी बताई थी बात कि हमें रूट देखनी है। जिन लोगों को लगता है कि हाँ वाकई में प्रॉब्लम है, और वाकई हमें लगता है कि हम क्रिटिकली चीज़ों को थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप का जायजा लेने की ज़रूरत है। फिर हमें पूरा सिनेरियो देखें। क्रिटिकली थिंकर जो होते हैं ना, वो चीज़ों को पूरा एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उन चीज़ों को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका नतीजा निकल सके। आप एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ से ले सकते हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स जो है वो बजटिंग करते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, उसका क्या बजट है, हमारी ग्रोसरी का क्या बजट है, हमारे होम चोर्स में जो एक टेक्निकल इश्यूज वाली जो चीज़ें आ जाती हैं, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें, इनके क्या बजट हैं। तो ये सब बजट हम प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि अच्छा हमारी ये बजटिंग होगी तो हम सारी चीज़ें
मेंटेन कर सकते हैं। मगर आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो समझें कि आधा महीना गुजरता है, उनका बजट खत्म हो जाता है और वो परेशान होते हैं कि अब क्या करें। मॉल्स में जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, खाना पीना चल रहा है, आउट गोइंग हो रही है, डाइन आउट हो रहा है, और वो हाफ मंथ में उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, उनके पास सेविंग नहीं होती, या सेविंग होती है तो वो सेविंग खर्च करते हैं। वो बजटिंग नहीं करते, वो प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि उनको क्रिटिकली सोचना नहीं आता। जब जो क्रिटिकली सोचते हैं लोग, वो अपनी पूरी प्लानिंग से चल रहे होते हैं, चाहे वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग इशू हो, चाहे वो कोई बिजनेस इशू हो। आप मिसाल ले लें साइंटिस्ट्स की। हमने जब डिटर्जेंट, आई डोंट नो डिटर्जेंट का ओरिजिनेशन क्या है, डिटर्जेंट जब बनाया था किसी साइंटिस्ट ने, तो शुरू में इतना अच्छा नहीं था। मतलब ठीक है, वो उसके अंदर इतना ब्लीच होता था कि कपड़ों को वो काट देता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो, उसके अंदर वेरिएशन आती गई, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिटर्जेंट्स लोगों ने बनाए। साइंटिस्ट उसके अंदर जो 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 लोग बना रहे थे, जो फैक्ट्रीज बना रही थी, उन लोगों ने, जो कंपनीज बना रही थी, उन लोगों ने और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि वो चीज़ों को एनालाइज, थिंकिंग कर रहे होते हैं, क्रिटिकली सोच रहे होते हैं कि अच्छा हमने ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे, अब हम इसके अंदर ये वाली इंग्रेडिएंट यूज़ करके देखते हैं, तो ये कपड़े को काटेगा नहीं, कपड़े को वीक नहीं करेगा डिटर्जेंट। तो इन दिस वे क्यों हम, मैंने आपको क्यों मगरबी और ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटी की एग्जांपल दी थी, कि आज अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटी का मवाजना करके देख लें, तो हम बहुत पीछे हैं। हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं, पीने के बारे में सोचते हैं, हमारे सामने जो सतही चीज़ें हैं हम उनके बारे में सोचते हैं। हम इन डेप्थ नहीं सोच रहे होते, हम चीज़ों को नहीं सोच रहे होते। अच्छा, अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है, इसको जानने के लिए, कोशिश करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम एफर्ट नहीं इनपुट करना चाहते। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते ही नहीं है, हम कहते हैं जाने दो, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। लाइकवाइज हमारे अराउंड जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन बोल्ड स्टेप ले रहा है, कौन मुल्क के लिए बात कर रहा है, कौन मुल्क के अगेंस्ट बात कर रहा है। इसी तरह हम अगर ग्लोबली इश्यूज को देख लें, तो ये सब इसीलिए है क्योंकि हमारी नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, हम नॉलेज से इसलिए दूर हैं कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करते। हालांकि अब अगर आज के दौर में हम देखें तो हमारे पास बहुत एक्सेस है, हमारे पास बहुत सी रिसोर्सेज हैं जिनसे हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मगर हमारी चूंकि एक काम चोरी की और आराम से बैठ जाने की आदत पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना चाहते। तो इसी वजह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे को क्रिटिकल थिंकर बनने में हेल्प आउट कर सकें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, कुछ आदत को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्रिटिकल थिंकर बनने की फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम में से कोई भी ये सोच रहा है कि मैं तो चीज़ों को एनालाइज ही नहीं कर सकती, मुझे तो सोचना ही नहीं आता कि अच्छा सही है, ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, क्योंकि हमने कभी सोचना सीखा नहीं है। तो उसके लिए भी हम स्किल्स आगे इंशाल्लाह शेयर करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से अपने अपने एंगल्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के इंसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न कर सकें और हम बहुत कुछ सीख सकें कि हमें अपने अंदर, बेसिकली हमें अपने अंदर ये जो स्किल्स हैं इनको डेवलप कैसे करना चाहिए। Like for instance, how to develop critical thinking. First question, firstly हमें क्या करना चाहिए, asking questions। हम क्वेश्चन पूछना शुरू करें, अपने सराउंडिंग से हम स्टार्ट करें, अपने आप को क्रिटिकल थिंकर बनाने के लिए हमें एफर्ट लगानी पड़ेगी। हमें अगर ये लगता है कि हम क्रिटिकल थिंकर नहीं हैं और हम अपने आप को क्रिटिकल थिंकर बनाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए अपने आप को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, कुछ आदत को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। शुरू में हमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आहिस्ता 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 हमारा माइंड जो है वो ट्रेन होता जाएगा। हमारा माइंड प्रैक्टिस के ज़रिए इस काबिल हो सकता है कि हम अपने आप को क्रिटिकल थिंकर बना सकें। सो फर्स्टली आस्क क्वेश्चंस, व्हाई, व्हेन, हु, whom। हम क्वेश्चंस पूछेंगे, हम क्वेश्चंस नहीं, अगर कोई नहीं हमारे पास पूछने वाला,
या जवाब देने वाला तो हम अपने माइंड में भी या हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। जो लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, जो लोग लिखते हैं, वो क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में राइटिंग को प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज़ उनके माइंड में आ रही होती है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास लोग नहीं होते बात करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, अपनी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ भी रहे होते हैं तो हम उनको दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई होता नहीं है कि हम किससे क्वेश्चन पूछें, दीवार से तो नहीं पूछ सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डायरी कॉपी लेनी चाहिए और हमें लिखने बैठ जाना चाहिए। हमें क्वेश्चन लिखना चाहिए जो हमारे माइंड में आ रहा है, और फिर जो कुछ हम एनालाइज कर रहे हैं, जो कुछ हम अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जिस तरह हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको हमें लिखना शुरू कर देना चाहिए। आप बिलीव करें कि ये लिखने की प्रैक्टिस आपके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली एबिलिटी डेवलप करेगी, मगर इसके लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा सेकंड है टेक पार्ट इन डिस्कशंस। लाइक मैंने आपको जो पहली शुरू में जो मैंने आपको एक पूरा एक सिनेरियो बताया था एंशियंट ग्रीस कल्चर का, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग चौराहों पर बैठकर डिस्कशंस करते थे। लोगों की महफिलें सजती थी, लोग बात करते थे, और वो बातें ये नहीं होती थी कि अच्छा मैंने क्या खाया, तुमने क्या खाया, मैंने क्या पहना, तुमने क्या पहना, ईद पे कपड़े कैसे बनाने हैं, या अभी ओकेजन कौन सा आ रहा है। नहीं, वो लोग ये बातें नहीं करते थे। ये बातें उनके लिए टेम्पररी हैसियत रखती थी। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल लिबर्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। हमारी सोसाइटी के अंदर पर्सनल एजेंसी इज द मोस्ट वाइटल फिनोमिना, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो वो क्या करते थे? वो आपस में डिस्कशन करते थे कि जो इकोनॉमी है हमारी हाई जा रही है या लो जा रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे लोग जो हैं वो मतलब प्रॉपरली उनको खाना पीना मिल रहा है, महंगाई कहाँ तक पहुंची है, यानी टोटल सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, जस्टिस और इनजस्टिस के इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर्स के इश्यूज, ये सब चीज़ें वो लोग डिस्कस करते थे। और डिस्कशन से क्या होता था कि जब मल्टीपल लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो क्या होता है? डिस्कशन हेल्दी हेल्दी फॉर्म में डिस्कशन करते थे। डिस्कशन ऐसा नहीं होता था कि जैसे आजकल हम लोग करते हैं कि हमने डिस्कशन शुरू की, ना मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ ना तुम मेरी बात सुनना चाहते हो, हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो डिस्कशन कैसे होगी? हेल्दी डिस्कशन, लॉजिकल डिस्कशन, जिसके अंदर रीजनिंग होगी, जिसके अंदर लॉजिक्स होंगी, जिसके अंदर फैक्चुअल हम फिगर्स और फैक्ट्स को ऐड करेंगे, वो हेल्दी डिस्कशन कहलाती है। वो डिस्कशन बेसिकली इसी को डिस्कशन कहा जाता है। वो डिस्कशन नहीं होती, वो फाइट्स होती हैं, वो क्वारल्स होती हैं कि वो इतनी सी बात शुरू हुई और वो डिस्कशन के नाम पर आर्ग्यू बराए आर्ग्यू हो गया, और उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई, और फिर तू कौन मैं कौन, खामखा ये वाला हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो ये बहस नहीं होती, इसको डिस्कशन का नाम हम देते हैं, लेकिन ये डिस्कशन नहीं होती। इसके लिए हमारे अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग हेल्दी डिस्कशन करते थे, वो लोग एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करते थे। वो उसका ओपिनियन भी सुनते थे, वो तीसरे शख्स का भी ओपिनियन सुनते थे। जितने लोग डिस्कस करना चाहते थे उन सबको मौका दिया जाता था। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको वाइटल कह लें कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ है कि आपको अच्छा लिसनर होना भी ज़रूरी है अगर आप क्रिटिकल थिंकर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर हम दूसरे को नहीं सुनेंगे तो हम अपनी चीज़ों को कैसे एक तरह से कंपेयर करेंगे? हमें तो समझ ही नहीं आएगा। मे बी कि कहीं पर हम गलत हों और हमें पता ही ना चले और हम इसी में खुश रहें कि अच्छा भाई मैं तो ठीक हूँ। तो इसके लिए हमें सुनना भी पड़ेगा लोगों को। ठीक है? तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिसनिंग, बी अ गुड लिसनर। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ डिस्कशंस करें। हम डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे घरों में लोग दर्स मुनक़िद करते हैं, हम अपने घरों में अगर हम जैसे हम इस्लाम की बात कर रहे हैं या हम कोई अच्छी खैर की बात किसी को बताना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को अपनी इनवाइट कर सकते हैं अपने घर पर, और फिर हम एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम उनको ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि बी अ क्रिटिकल थिंकर, बी अ गुड लिसनर, नॉट जस्ट ये कि हमने आर्ग्यूमेंट पर आए आर्ग्यूमेंट करनी है, हमने कुछ सीखना नहीं है। हर चीज़ से हमने कुछ ना कुछ सीखना है, हर चीज़ से हमने कुछ ना कुछ लर्न करके उठना है।
कोई चीज़ हमने बेकार में विदाउट एनी रीज़न डिस्कस नहीं कर रहे। यानी मेरे माइंड में कुछ है ही नहीं, बस मैं बोले जा रही हूँ या मैं डिस्कस करे जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ही मैं कुछ सीख रही हूँ, ना मैं कुछ सिखा रही हूँ। तो ये चीज़ बेकार है। इससे बेहतर है आप खामोश रहें। थर्ड थिंग इज़ दैट एक्टिव लर्निंग। अच्छा, एक्टिव लर्निंग क्या होती है? दैट लर्निंग विच बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, एक्सपेरिमेंट्स, जो कि हम लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों के साथ हम रिलेट करते हैं, अपनी लाइफ को रिलेट कर रहे होते हैं, और फिर हम स्टोरी किसी की सुन रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, और मैं किसी से मिलती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे उसके प्रॉब्लम जानने का मौका मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, और मुझे समझ में आता है कि मैं कितनी शुक्रापन कर रही हूँ अल्लाह का, कि मैं मेरे मेरे पास इतने मेरे ऊपर इतने प्रॉब्लम्स नहीं आए जितने इस सामने वाले बंदे के ऊपर आए। तो मैं कैसे जो है वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स के बाद नाशुक्रापन कर सकती हूँ। छोटी सी प्रॉब्लम आई और मैं घबरा गई। तो ये चीज़ें, जब आप क्रिटिकली हर चीज़ को एनालाइज करना शुरू करते हैं, क्रिटिकली आप चीज़ों को सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी भागती जाती है और पॉजिटिविटी आती जाती है। क्योंकि हम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को, हर छोटे से छोटे मैटर को हम क्रिटिकली देख रहे होते हैं, हम क्रिटिकली सोच रहे होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाता है। ये चेंज इसी वजह से आता है, जबकि हमने इनिशिएट कैसे किया, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मैटर्स को इग्नोर करने के बजाय उसके ऊपर क्रिटिकली देखना शुरू किया, न्यूट्रल होकर, बायसनेस से पाक होकर। एट टाइम्स हम बायस हो जाते हैं, फेवरेटिज्म का शिकार हो जाते हैं, किसी की फेवर ले लेते हैं या दे देते हैं। कभी बायस हो जाते हैं इन द सेंस के यहाँ पर मेरा फायदा है तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो उसमें फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे, वो फिर आप अपना मफाद सोच रहे हैं। जहां आपको अपना फायदा नजर आ रहा है आप कह रहे हाँ ठीक है, जहां आपको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा आप कह रहे नहीं, इस तरफ नहीं जाना। तो दिस इज नॉट द लॉजिकल एंड रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये चीज हमें, क्रिटिकल थिंकिंग हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें लैक ऑफ इंटेलेक्ट से इंटेलेक्ट की तरफ लेकर जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से एक्सेस द इंफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाती है। यानी हमने पहले क्या किया था, हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे तो हम समझते थे ये सब्जेक्ट सिर्फ इस बुक तक मुकीद है, इस बुक तक ये खत्म हो जाएगा। मगर अब ऐसा नहीं है। अब हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ा है, तो मैंने इसके लिए बुक्स देखनी है, मैं जो लेसन दे रही हूँ या मैं कोई सेशन ले रही हूँ, तो मुझे फैक्ट्स और फिगर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बस सिर्फ एक बकवास करके चली जाऊं और उसके पीछे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो, कोई लॉजिक ना हो, कोई रीजनिंग ना हो, तो वो फिर ना आपके काम आएगी और ना ही मेरे काम, बल्कि हमारा टाइम भी ज़ाया होगा और आपका भी टाइम ज़ाया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं कुछ भी सीख रही हूँ, उसके लिए मैंने फैक्ट्स और फिगर का ध्यान रखना है, मैंने ऑथेंटिक रेफरेंसेस को देखना है। ये जो क्रॉस रेफरेंसिंग होती है ये बहुत ज़रूरी है। क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस रेफरेंसिंग। कि हमने कोई, या मेरे बेटे ने मिसाल के तौर पर इस्लामियत का एक टॉपिक पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसके अंदर हिस्ट्री के बारे में भी चीज़ें थी, उसके अंदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई भी हैं। मगर वो इस्लामियत के टीचर के पास गया तो टीचर ने उसको डांटा कि why are you coming to ask such questions? I am not physics teacher, I am not history teacher. मैं इस्लामियत की टीचर हूँ, मुझसे इस्लामियत के क्वेश्चन करो। तो दिस इज द, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं वो हमारे बच्चों के माइंड्स को लॉक कर रहे हैं, जैसे हमारे माइंड्स को लॉक कर दिया गया था। तो हमने अपने बच्चों के माइंड्स को अनलॉक करना है, हमने अपनी जनरेशन्स को अनलॉक करना है कि उनको प्रोवोक कैसे करें, उनको मोटिवेट कैसे करें टू आस्क द क्वेश्चन। इससे हमने घबराना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आस्किंग क्वेश्चंस, टेकिंग पार्ट इन डिस्कशंस और एक्टिव लर्निंग, यानी हम स्टोरीज पढ़ें, स्टोरीज देखें, बुक्स पढ़ें, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। जी सना। हाँ जी, जी सुमैरा, सबसे पहले तो इतना अच्छा आपने माशाल्लाह ये एक
मौजू चुना, ये नीड ऑफ द डे है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न हमेशा से अब नेक्स्ट जनरेशन है, हम जितना मर्जी अपने ऊपर काम करें वो कम है। तो जाहिर है उनको ट्रेन करने के लिए हमें भी ये स्किल तो सीखनी है। लेकिन मैं इतनी हैरान हूँ कि पाकिस्तान में क्रिटिकल थिंकिंग पे बुक्स हैं ही नहीं बच्चों के लिए, और जो हैं वो बाहर के मुल्कों से आती हैं अमेजोन के थ्रू, जो वैसे ही एक्सेसिबल नहीं होती और इतनी इंसेनली महंगी होती हैं। तो हम किस तरह से बच्चों के लिए एक्टिविटीज को निकालें जो उनको क्रिटिकल थिंकर बनाए? हम तो खुद भी नहीं है। तो आप अगर इस बारे में हेल्प कर सकें कि नेक्स्ट सेशन में आप किड्स को किस तरह क्रिटिकल थिंकर बनाना है और उसके लिए कोई ऐसी सोर्सेज हमें शेयर कर पाएं या कोई ऐसे नेम्स या फिर कुछ भी, तो वो बहुत ही आपका अप्रिशिएबल एक स्टेप होगा। इंशाल्लाह सना, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं अब जो भी चीज़ करती हूँ ना, मैं नेक्स्ट जनरेशन्स को सोचकर ही कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली बीइंग अ मदर हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो बच्चे हैं, और सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, सबके बच्चे। तो डेफिनेटली हमने जो कुछ सीखना है वो सबको सिखाना भी है और बताना भी है। दूसरी चीज़ ये कि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ कि हम बच्चों के लिए किस तरह से कलरफुल ऐसी बुक्स बना सकते हैं कि जिन टॉपिक्स के ऊपर कभी उनको पढ़ाया नहीं गया, या हमारे इधर पाकिस्तान में आप सही कह रही हैं इस तरह की चीज़ों को डिस्कस ही नहीं किया जाता, तो बच्चों की बुक्स हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ। मेरा काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम चल रहा था कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो बच्चों के लिए इस्लामिक प्रॉफिट स्टोरीज और इस तरह की चीज़ें करूँ। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को पता हो कि व्हाट इज़ बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाउ टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। जी सर, बाज़गा। जी बाज़गा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है बाज़गा की? मुझे नहीं आ रही है। सना मेरी आवाज आ जी रही है आ रही है, आपको? क्लियर क्लियर आ रही है बाजगा की आवाज। अच्छा, मेरी तरफ शायद सिग्नल इशू होगा। जी बाज़गा। जी आप भी बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, सना ने भी बात की, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते थे जब हम बच्चे थे। तो हमारे बच्चे क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना है, वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हमने उनको इन्वायरमेंट भी ऐसा दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमें उनके आंसर्स आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम पेरेंट्स नहीं देंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स, तो वो इधर उधर से सर्च करेंगे, फ्रेंड से पूछेंगे, या सोशल मीडिया से के थ्रू वो जानने की कोशिश करेंगे, तो वहां से पता नहीं उनको किस तरीके का मटेरियल मिले, तो वो बहुत ही डेंजरस चीज हो जाएगी। तो इसीलिए पेरेंट्स को वेल इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है आजकल की जनरेशन को टैकल करने के लिए, और उनके साथ उनके जो कंसर्न्स हैं और उनके जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स को जानना डेफिनेटली कि हम बाज़गा, बच्चों को। मैं आपसे अग्री जी। करती हूँ, क्योंकि देखें अगर पेरेंट्स वेल इक्विप नहीं है तो फिर बच्चे भी वेल इक्विप नहीं होंगे। अगर मुझे आज क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नहीं पता तो मेरे बेटे को भी नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा अगर मैं उसको एजुकेट ही नहीं कर सकती? वो जो स्कूल में जाएगा, वो जो सीखेगा, वो जो टीचर से सीखेगा या बाहर के एक्सपोजर से सीखेगा, वो वही सीख रहा होगा। मैंने जो अपने पेरेंट्स से या अपने सराउंडिंग से सीखा है, मैं वो वही उसको सिखा सकती हूँ। अगर मैं वेल इक्विप नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ हमारा जो आज का माहौल है, आज का दौर है, इसके इसके लिए इसको लेकर मैं अपने आप को एक इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रही, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को और अपनी नॉलेज को लिमिट कर दिया है, और मैं कुछ चीज़ें नहीं ले रही, मुझे अवेयरनेस नहीं है, तो जब मुझे अवेयरनेस नहीं है तो मेरे बच्चे को भी नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि, और इसके लिए सना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए कि जो पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो विलिंग हैं मगर उनको नहीं पता कि हाउ टू स्टार्ट, अनफॉर्चुनेटली, और उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तो हमने ऐसे पेरेंट्स को तलाश करना है जो वाकई में विलिंग हैं, डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, मगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा, उनको वे आउट नहीं मिल रहा, उनको लोग नहीं मिल रहे कि वो जो उनको गाइड कर सके। तो इस वजह से बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो कर भी रहे हैं, जो अपने आप को स्ट्रगल भी कर रहे हैं वेल इक्विप्ड करने के लिए, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है, आपकी बात से मुझे एक पॉइंट याद आया कि हमने अपने बच्चों को रिसर्च करना सिखाना है, क्योंकि हमारे बच्चे, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमने कहीं से कोई बात सुन ली,
और हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके कहते हैं हाँ ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस, शुरू शुरू में मेरा बेटा मुझे कहता था कि मम्मा, उसने कॉपी में कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई थी और मैंने उससे कहा कि बेटा ये रॉन्ग है। उसने कहा नहीं, मेरी टीचर ने बताई है, वो ठीक कहती हैं, वो आपसे ज़्यादा जानती हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को नहीं पता, बच्चा समझ रहा है कि बस वो जो टीचर ने बता दिया या मैंने बुक में पढ़ लिया वो लिमिट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बचपन से बच्चे को ट्रेन करना चाहिए कि वो कैसे रिसर्च कर सकता है एक सेफ मोड में रहकर। सेफ मोड मीन्स के आपको पता है कि अगर हम अपने बच्चे को ओपनली एक्सेस दे देते हैं गैजेट्स का, तो हमारा बच्चा किस तरह एक डेवस्टेटेड फॉर्म में जा सकता है। जो कुछ आजकल कंटेंट और मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है कि पेरेंट्स को कैसे बच्चे को ट्रेन करना है बचपन से रिसर्च करने के लिए। आप उसको खुद रिसर्च करने दें, मगर उसको आपने कैसे ट्रेन करना है कि वो सेफ रिसर्च करे। उसको पता हो कि क्या कहाँ से क्या चीज़ मेस्ड अप कर रही है, कौन सी चीज़ ऐसी आ रही है जो मैंने फौरन स्विच करनी है, या मैंने फौरन जो है वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है। समझ रही है बात? तो इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा है इंटरनेट के ऊपर, जो जिसको हमें बच्चे को, एक तो ये हमें उसके अंदर स्किल डेवलप करना है कि उसको कोई भी चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी। उसको कहीं, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बुक्स हैं, रेफरेंसेस हैं, यूट्यूब है, गूगल है, एंड देयर आर सो मैनी अदर रिसोर्सेज कि बच्चा उससे यूटिलाइज कर सके बहुत पॉजिटिव फॉर्म में और बहुत सेफ मोड में रहकर, खुद जाके गैजेट को खुद अपने तौर पर ओपनली यूज करके। तो इसके लिए ये क्रूशल है पेरेंट्स के लिए कि वो रिसर्च उनको करना, बच्चे को उसको खुद इंडिपेंडेंटली सिखाना है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग से ही ये चीज़ रिलेट करती है कि अगर हमारा बच्चा चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम कर रहा है, मगर उसको पता है कि उसको उस स्क्रीन टाइम को कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है, तो मतलब ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। तो ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है कि मदर्स को स्पेशली ये बात पता हो कि हमने बच्चे को स्क्रीन टाइम से तो हम मना नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव वे में, उसको क्रिटिकली चीज़ों को कैसे थिंकिंग करने की स्किल डेवलप करनी है। और अगर वो कहीं से कोई चीज़ पढ़ रहा है, डेफिनेटली जब बच्चे को पता होगा कि मैंने क्रिटिकल थिंकर बनना है, तो वो छोटे से छोटे टॉपिक को भी पढ़कर वो सोचेगा, इस एंगल से भी सोचेगा, राइट से भी सोचेगा, लेफ्ट से भी सोचेगा, और सोचेगा कि मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक इसकी रिसोर्सेज को तलाश कर सकता हूँ एविडेंस के साथ। तो जब भी वो बात करेगा, उसको पता होगा, उसके बैकग्राउंड में, उसके पास माइंड में रेफरेंसेस भी हैं, एविडेंस भी है, वो अपनी बात को प्रूव भी कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। इंशाल्लाह हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास या तो नेक्स्ट संडे को ही होगी, या इन बिटवीन शायद मैं रख लूँ, क्योंकि हमारी इंशाल्लाह क्रिटिकल थिंकिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट सर साहिल का सेशन लिया हो तो आप लोगों को मालूम हो शायद कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की क्लासेस होंगी जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से स्टार्ट इंशाल्लाह। तो आई थॉट कि हमें खुद भी वर्किंग करनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। सो आई वुड प्रेफर कि आप लोग भी इंटरेक्ट करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई आज के सेशन से, और मुझे अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए इस सेशन में। आप लोग क्या जानना चाहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड, तो उसके ऊपर मैं वर्किंग कर सकती हूँ। और एनी अदर क्वेश्चन? जी मैम, मैं हमें जो अभी कल जो क्लास हुई है क्रिटिकल थिंकिंग की, जो हमें टास्क दिया हुआ है, तो उसपे डॉक्यूमेंट आपने बनाना है। तो वो हमें किस तरह डॉक्यूमेंट, वो मुझे थोड़ा सा आइडिया आप प्लीज बता दें और थोड़ी सी उसके बारे में गाइड कर दें, किस तरह हमें वो डॉक्यूमेंट, मतलब जो उन्होंने पीडीएफ फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो हमें मतलब फेलिसीज और जो डिफरेंट क्रिटिकल थिंकिंग की चीज़ें होती हैं, अ, उसके मुताबिक हमें वो डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो वो किस तरह करना है वो मुझे प्लीज़ बता दें। देखिए, मैंने मतलब आई डिडंट गेट द टाइम कि मैं वो देखती, मेरी नज़र से वो मैसेज ही गुजरा है, वो अभी मैंने उसको गो थ्रू नहीं किया है, मगर आई थिंक उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको उस डॉक्यूमेंट को। मैं उसको देखकर फिर एक सेशन रख लेती हूँ, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह एक आध दिन में। तो जी सना।
जी ये जो सिस्टर पूछ रही है ना, ये बेसिकली टास्क बेस्ड होता है, यानी कि आपको प्रैक्टिसेस करवाई जाती है जिससे जिसको करते करते फाइनली आपका माइंड ऐसे पैटर्न्स पे चल जाता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसको तो उसके लिए वैसे इन्होंने पहले आईएमएस में बहुत सारी इस तरह के सेशंस दिए थे जिसको हमने लिया नहीं हुआ ना। तो मैं रिकमेंड करूंगी, हान एकेडमी है ना, उसकी आप साइट पे जाएंगे ना, मैं आपको बल्कि लिंक का ना वो थोड़ा सा वीडियो बना के भेज दूंगी। वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ना पूरी उन्होंने डेफिनेशंस, प्रैक्टिसेस और ये सब कुछ दिया हुआ है। आपको बहुत अच्छे से वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने प्रोजेक्ट को कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैंने उसको शुरू भी किया था, लेकिन somehow और अदर बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल मैं उसको फिर डिस्कनेक्ट हो गया। उसमें बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसीज को लिखना सिखाया हुआ है और सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी सिखाई हुई है थोड़ी बहुत। तो आप उसको देख सकती हैं, हान एकेडमी किड्स नहीं, हान एकेडमी का अकाउंट, वहां पर जाकर आप उनकी जो लिस्ट देखेंगे ना जिसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह है, वहीं पर लाइफ स्किल्स के अंदर ये आता है। ओके जज़ाक। स्पेलिंग, जी स्पेलिंग प्लीज बता दें कौन सी एकेडमी है। बाज़गा मैं आपको मैसेज कर दूंगी, खान एकेडमी। खान खान एकेडमी। ओके ओके मैं ठीक आपको है, थैंक मैं चलो से मैं ना भेज दीजिएगा, अगर आपको ना पता चले तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके। यू। ओके। ये ओके यूट्यूब जज़ाकल्लाह। यूट्यूब चैनल की बात कर रही है ना सना, खान एकेडमी का? नहीं नहीं, मैं वेबसाइट की बात कर रही हूँ। वहां पर ना किड्स भी अपनी यानी कि पूरे ग्रेड्स की प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके टेस्ट भी होते हैं वहां पर, बड़ों के भी होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए वो वहां पर जो पोर्शन बनाया हुआ है ना उसमें लाइफ स्किल का, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का है, इवन उसमें बजटिंग को भी सिखाते हैं एंड ऑल दिस। माशाल्लाह वो काफी अच्छी वेबसाइट है। तो आई विल सेंड यू द लिंक इफ नीड इट। श्योर श्योर, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, वैसे मैं खुद भी चेक कर लूंगी। जज़ाकल्लाह खैर सना। और बाज़गा मैं इसके अलावा भी मैं देख लूंगी उस डॉक्यूमेंट को, देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट दैट। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। हम सब फिर ठीक है। मिलकर का ही करना है इंशाल्लाह। एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी तलत, याया, माजबीन, फरियाल, आई होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आज के सेशन से। Okay, so I think I should wrap up the session. Okay, Jazakallah khair, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.